जिसने भी ऑन कर रखा है ना। चलो आज जो हम देखेंगे वो आपका एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक के बेस पे न्यूमेरिकल देखेंगे, जो आपने 11th में पढ़ा होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। concentration term replaced by angle of rotation, ऐसा डायग्राम आपने कंफर्म देखा होगा। ऑफ पीपीएल बोले तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। होता क्या है, एक नॉर्मल सोर्स ऑफ लाइट लिया जाता है, ठीक है, उसको निकोल प्रिज्म से पास करवाया जाता है, ठीक। निकोल प्रिज्म से पास करवाने पे वो लाइट एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो जाती है, मतलब एक प्लेन में अरेंज हो जाती है। उसको हम क्या करते हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव एक्वस सॉल्यूशन से पास करवाते हैं। इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव एक्वस सॉल्यूशन। ऑप्टिकली एक्वस सॉल्यूशन से पास करवाने के बाद या तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस साइड डिफ्लेक्ट होगी, या वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस साइड डिफ्लेक्ट होगी। अगर वो इस साइड डिफ्लेक्ट होती है मतलब थीटा पॉजिटिव, अगर वो इस साइड डिफ्लेक्ट होती है दैट मीन्स थीटा नेगेटिव। ऐसा कुछ करा है। तो जैसा कि मैंने बोला था, आज हम देखेंगे थोड़ा सा ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। इतना डिटेल्ड एलैबोरेशन नहीं है, पूरा का पूरा आप लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा। अब तक हमने कंसंट्रेशन को प्रेशर से, वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट से रिप्लेस करवा के देख लिया। अब हम कंसंट्रेशन को एंगल ऑफ रोटेशन से रिप्लेस करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिएगा। ये डायग्राम से सब फेमिलियर हो, 11वीं में ये डायग्राम बनाया होगा आपने। पहले हम हर टाइम पे टोटल प्रेशर मेजर करते थे, फिर टोटल वॉल्यूम मेजर करते थे। अब हम हर टाइम पे एंगल मेजर करेंगे। इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, थोड़ा सा फंडा समझिएगा क्या सीन होता है। क्या है, अपन लोगों के हाथ में कैलिब्रेटर रहता है, ठीक है। ये सारा क्या होता है, ये सारा एक्सपेरिमेंट एक ट्यूब के अंदर परफॉर्म होता है। इस पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है ये एक ट्यूब के अंदर लॉक होता है, ठीक है। उससे क्या कि आप लोग यूं मान के चलो कि ये सब है ना एक ट्यूब के अंदर है और आप है ना यहाँ पे हो, आप यहाँ से देख रहे हो, आपके हाथ में एक कैलिब्रेटर रहता है, उससे उसके अंदर ऐसे मार्क होते हैं स्केल्स, ठीक। होता क्या है, एक बंदा यहाँ से लाइट ऑन करता है, बकायदा लाइट दिखती है आपको, ठीक है ना। निकोल प्रिज्म वहां पे रहता है, ठीक है। जैसे ही लाइट इस निकोल प्रिज्म से पास होती है, आपको लाइट दिखेगी एक पर्टिकुलर प्लेन में ऐसी आती हुई, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं अपन लोग, यहाँ पे एक एक्वस सॉल्यूशन डाल देते हैं इस ट्यूब के अंदर। अपन लोग क्या करते हैं, एक एक्वस सॉल्यूशन डाल देते हैं इस ट्यूब के अंदर। और उसके बाद आप क्या करते हो भाई, पहले लाइट जो थी वो ऐसी आ रही थी। अब जैसे ही आप उसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन डाल देते हो, वो लाइट कहीं ना कहीं बेंट हो जाती है किसी ना किसी डायरेक्शन में। तो जैसा कि मैंने बोला, स्केल तो आपके पास है ही सरी। लेट्स से वो लाइट इस डायरेक्शन में बेंड हो गई, तो इस डायरेक्शन से आप ऐसे एंगल मेजर कर लेते हो कि हाँ भाई ये एंगल कितना हुआ, मतलब इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर लाइट कितनी बेंड हुई। थोड़ा बहुत डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करी है, समझ में आया क्या जो बोलना चाह रहा था मैं। अपन क्या करते हैं, एक प्रिज्म में से लाइट को पास करवाते हैं, वो लाइट एक प्लेन में आ जाती है, इसलिए आप इसको प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हो। इस ट्यूब के अंदर आपने एक सॉल्यूशन डाला होता है, ठीक है। सॉल्यूशन के बेसिस पे बात करें, इधर आप होते हो, कैलिब्रेटर आपके हाथ में होता है, उस पर एंगल्स मेजर होते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डेविएशन हुआ ये आप आसानी से मेजर कर सकते हो। लेट्स से वो इतना डेविएट करा, पहले लाइट ऐसे थी,
अब यहाँ पे है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल हुआ, कैलिब्रेटर पे वो एंगल आप मेजर कर सकते हो, सारी रीडिंग्स लिखी हुई रहती है। समझ में आया जो बताना चाह रहा था मैं? ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसा कि आप लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कंसेप्ट से जानते हुए होंगे, अगर मेरा सब्सटेंस यानी कि मेरी लाइट अगर किसी ना किसी डायरेक्शन में बेंड कर जाती है, इधर इट विल बी टूवर्ड्स लेफ्ट और इट विल बी टूवर्ड्स राइट, तो मैं बोल दूंगा मेरा सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर मेरी लाइट किसी भी डायरेक्शन में बेंड नहीं करती तो मैं बोल दूंगा मेरा सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो आगे लिखिए, इफ सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव, इट विल बेंड टूवर्ड्स लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट। ठीक है, अगर मेरा थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब जो आपका एंगल ऑफ रोटेशन आया वो पॉजिटिव आया, या फिर इनडायरेक्टली बोले तो वो टूवर्ड्स राइट अगर बेंड करा है, तो आप ऐसे सब्सटेंस को बोलते हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये भी सुना होगा। और अगर आपका थीटा जो है वो नेगेटिव है, या फिर हमारी जो लाइट बेंड करी है वो टूवर्ड्स लेफ्ट बेंड करी है, तो आप इसको बोलते हो लीवो रोटेटरी। ठीक, अब ये बात कंफर्म है कि आपकी जो लाइट है, अगर आपका सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो किसी ना किसी एंगल पे रोटेट जरूर करेगा। ठीक है, और और उसी एंगल को आप क्या बोलते हो, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। सो लिखिएगा, फॉर एनी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस we define specific angle of rotation and it is represented by r। ठीक है, इतना लिख लीजिए, यहां से होते ही बता। चलिए, तो यहाँ पे जो आप r डिफाइन करते हो, जिसको आप स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हो ना, ये r आप चेंज कर सकते हो। कैसे, समझिएगा। r की अगर मैं डेफिनेशन के बेसिस पे बात करूं तो r डिफाइन कब होता है, तो r इज इक्वल टू रोटेशन शोन बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या 1 मोलैरिटी ऑफ सब्सटेंस। कहने का मतलब, इनडायरेक्टली जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि ये जो आपने ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस लिया है ना, मेरा एंगल इस पे डिपेंड करता है। 1 मोल लिया है तो ऑब्वियस सी बात है 1 मोलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मेरा एंगल जो होता है वो इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूंगा या घटा दूंगा, अकॉर्डिंगली मेरा एंगल भी बढ़िया घट जाता है। ठीक है, ये नहीं है कि आप कोई सा भी ले लो, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन का सब्सटेंस ले लो, वो सेम एंगल शो करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी क्या, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन उस ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन की बढ़ा दूंगा या घटा दूंगा, तो मेरा एंगल ऑफ रोटेशन भी बढ़िया घट जाएगा। तो एक ये बात आपको बस ध्यान रखनी है। थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही था। अब वही लास्ट टाइम पे जो हमने वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट का डेरिवेशन करा था, मोर और लेस ये उसी से रिलेटेड है, उसी के सिमिलर है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो अब देखिएगा भाई, लेट्स टेक एन इक्वेशन ए गिव्स बी प्लस सी। मैंने एक इक्वेशन ली, वही पहले जैसा, बिल्कुल पहले जहां एन फैक्टर में काम करा करते थे, अब स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन में काम करेंगे। लेट्स इट्स स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन बी r1, इट्स r2 एंड इट वाज r3। ठीक, एट टाइम t इक्वल टू 0, बिल्कुल पहले जैसा, ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन, टाइम t इक्वल टू t, ए नॉट माइनस एक्स, एक्स एंड एक्स, and at time t equal to infinity it is 0, a naught, a naught।
यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं। अब अगर मैं बात करूंगा, कैन यू टेल मी व्हाट थीटा नॉट इक्वल्स टू, तो याद करो वहां पे क्या होता था, एन फैक्टर इनटू मोल्स। यहाँ पे जो आपका थीटा नॉट होगा एन फैक्टर की जगह, यहाँ पे वो किस पे डिपेंड करता है भैया, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन पे। तो आप स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाई बाय मोल्स कर दोगे तो इट इज r1 इंटू ए नॉट। वॉट इज थीटा टी इक्वल्स टू, सेम r1 इंटू ए नॉट माइनस एक्स प्लस r2 इंटू एक्स प्लस r3 इंटू एक्स। एंड व्हाट डज थीटा इंफिनिटी इक्वल्स टू, r2 इंटू ए नॉट प्लस r3 इंटू ए नॉट। कोई डाउट? अब क्या करेंगे, कल की तरह ही थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा नॉट निकालूंगा, याद है? सिर्फ अपने को इतने पे फोकस करना है, देखो सेम चीज आएगी। थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा नॉट निकालूंगा, इट इज ए नॉट r2 प्लस r3 माइनस r1, ये इक्वेशन आएगी। जब आप थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा टी करोगे, सो द इक्वेशन बिकम्स व्हाट, r2 ए नॉट प्लस r3 ए नॉट। ये तो हो गया थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा टी, बोले तो r1 इंटू ए नॉट माइनस r2 इंटू एक्स माइनस r3 इंटू एक्स प्लस r1 इंटू एक्स। ठीक है, अब अगेन वही सारी बातें, यहां से लेके यहां तक मैं ए नॉट कॉमन ले रहा हूं। तो जब आप ए नॉट कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, r2 प्लस r3 माइनस r1। बाकी में से मैं माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा, r2 प्लस r3 माइनस r1। माइनस एक्स क्यों कॉमन लिया था भैया, ताकि ये अंदर वाले टर्म सिमिलर हो जाएं। आपके पास दो इक्वेशन बची, एक ए नॉट माइनस एक्स वाला टर्म बचा और एक r2 प्लस r3 माइनस r1 बचा। जब आप ये वाली और ये वाली इक्वेशन कंपेयर करोगे तो r2 प्लस r3 माइनस r1 कैंसिल हो रहा है, बचेगा क्या, ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। और वो कौन सी वाली टर्म है, ये वाली मिरर इमेज है कल। तो आगे बात करते हैं, जैसा कि मैंने बोला मिरर इमेज है प्रीवियस वॉल्यूम ऑफ टाइटरेंट की डेरिवेशन का। तो यहाँ पे जब आप ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स का रेशो लोगे, क्यों करा ऐसा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है के टी बराबर एल एन ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, तो वो किसके बराबर आएगा, थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी के। तो इस केस में जो जनरल एक्सप्रेशन हो गया वो क्या हो गया, के टी बराबर एल एन थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी। फटाफट एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं 2 मिनट में। फाइंड रिएक्शन, ऑब्वियस सी बात है ये सारे फर्स्ट ऑर्डर की हैं। यहाँ दे रखा है आपको टाइम इन मिनट, कितना 0 10 इनफाइनाइट। दूसरा दे रखा है आपको एंगल ऑफ रोटेशन, इट इज 32.4 डिग्री, 29 डिग्री एंड माइनस 14.1 डिग्री। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड such that the solution becomes optically inactive। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सवाल है, जनरल एक्सप्रेशन में सिंपली वैल्यू पुट कर दो। उसने पूछा है टाइम बता दो जब सॉल्यूशन आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए, मतलब टी पूछा है। अपन जानते हैं कि के टी बराबर एल एन थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी होता है। लेट एट एनी टाइम टी, जो 10 मिनट पे मुझे डेटा गिवन है वो क्या बोलता है, के इंटू 10 बराबर एल एन थीटा इन्फिनिटी माइनस 14.1 माइनस 32.4 अपॉन माइनस 14.1 29। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके अब हम क्या देखेंगे, के निकाल लेंगे। वंस द वैल्यू ऑफ के हैज बीन कैलकुलेटेड, उसको दूसरे वाले एक्सप्रेशन में पुट करना।
टाइम निकालना, कौन सा वाला टाइम, जब मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। सॉल्यूशन सबको समझ में आया कि नहीं? डाउट हो तो पूछ लीजिए। सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है ना। क्या बोल रखा उसने? कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड सच दैट द सॉल्यूशन बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या हो गया? मैंने आपको क्या बोला था? अगर मेरा ये जो एंगल है, ये जो मेरी लाइट है, ये किसी एंगल पे रोटेट कर जाती है तो अपन बोल देते हैं उसको ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन। अगर नहीं कर पाती तो अपन बोल देते हैं उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन मेरा तब होता है जब मेरा थीटा टी कितना हो जाता है? 0। तो यहाँ पे 0 पुट कर दीजिएगा, बस दैट्स इट। तो मेरा वो वाला टाइम आ जाएगा जब मेरा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में थीटा टी 0 हो जाता है। मतलब आप चेंज ही ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे एंगल में। जब आप सॉल्यूशन में से लाइट पास करवा के भी चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, मतलब आपने जो सॉल्यूशन लिया है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव था। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। कोई है तो नहीं जिसका बच रहा है? वो तो बता देने का, मैं ऐसे करके ला सकता हूँ, है ना। चलिए, एक और क्वेश्चन लिखो। 10 ग्राम ऑफ शुगर was dissolved in was dissolved in नहीं आएगा, was dissolved to form 100 ml solution at time t equal to 0. The rotation observed कितनी है? +18.1 डिग्री। And after complete hydrolysis into glucose and fructose, it shows a rotation of -3.7 degree. Calculate the percentage hydrolysis at the time when optical rotation was +5 डिग्री सेल्सियस। देखो, जो अपना शुगर होता है, शुगर जो है पानी के साथ रिएक्ट करके, शुगर माने सुक्रोज, पानी के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाता है। जब आप लोग पढ़ोगे क्या, बायोमोलिक्यूल्स, तब मैं बताऊंगा शुगर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये तीनों के तीनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। उसने क्या बोल रखा है? द रोटेशन ऑब्जर्व्ड, यानी कि किसी, जब आपने 10 ग्राम शुगर को 100 ml सॉल्यूशन में डाला एट टाइम t इक्वल टू 0, तो द रोटेशन ऑब्जर्व्ड वाज +18.1 डिग्री। मतलब थीटा 0 मुझे दे रखा है +18.1 डिग्री। थीटा इन्फिनिटी यानी कि आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मुझे जो रोटेशन दे रखा है वो दे रखा है 3.7 डिग्री। उसने पूछा है किसी भी टाइम t इक्वल टू टी पे जब मेरा थीटा टी 5 डिग्री सेल्सियस था, बताओ परसेंटेज हाइड्रोलिसिस कितना। इनडायरेक्टली उसने पूछ लिया कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुआ होगा, बता दीजिए। तो ये सॉल्व करना है आपको, तो भावनाएं समझना भैया। पहले बताओ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है? ये सारे जो भी आप पढ़ रहे हो ये कौन से ऑर्डर की बातें हैं जो भी चल रही हैं? वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट वाली बात हो गई, कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिप्लेस बाय पार्शियल प्रेशर, वॉल्यूम रिप्लेस बाय पार्शियल प्रेशर, ये सारी बकवास किसकी है? ये सारी बकवास फर्स्ट ऑर्डर की है। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ही आप सब कुछ रिप्लेस करे जा रहे हो।
तो ये जो आपने एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन वाला पढ़ा, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का था। उसने बोला 10 ग्राम ऑफ शुगर वॉज डिजोल्व्ड टू फॉर्म 100 ml ऑफ सॉल्यूशन एट टाइम t इक्वल टू 0, थीटा ऑब्जर्व्ड वॉज प्लस 18.1। भैया इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर आपको पुरानी बातें याद हो, तो अगर आप कभी भी परसेंटेज रिएक्शन के टर्म में बात करते थे तो हमेशा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल आउट हो जाती थी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल अमाउंट टेकन, याद है कि नहीं? 100/100 माइनस अल्फा लिखते थे, ए नॉट से ए नॉट उड़ जाता था। तो कहने का मतलब 10 ग्राम, वो बोल रहा है कि जब आप 10 ग्राम शुगर लेते हो तो 100 ml सॉल्यूशन बनता है, मतलब ये डेटा इररेलेवेंट है। भाई क्या बोलते थे अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, अगर हम 10 मोल लेते थे 10 सेकंड में, अगर रिएक्शन 75% कंप्लीट हुआ, तो अगर आप उसी के 100 मोल भी ले लोगे तो भी रिएक्शन 75% ही कंप्लीट होगा 10 मिनट में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट टेकन ना इनिशियली। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाता था, याद करो परसेंटेज वाली में, एट द एंड बचता था 100/100 माइनस अल्फा। अगर ये क्लिक कर जाता दिमाग में तो बस सवाल तो सॉल्व था। क्या है? तो ये जो थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी है, ये किसके बराबर है एक्चुअल में? इट इज इक्वल टू 100/100 माइनस अल्फा के। परसेंटेज रिएक्शन में बात चल रही है ना, ठीक? खत्म, अल्फा निकालो, हो गया। थीटा इन्फिनिटी माइनस 3.7 माइनस 18.1 अपॉन थीटा इन्फिनिटी माइनस 3.7 माइनस थीटा टी, 5 बराबर 100/100 माइनस अल्फा। पता चल जाएगा यहाँ पे किसी भी ऐसा कौन सा टाइम था जहां पे आपका जो सब्सटेंस था वो ऑप्टिकली इनएक्टिव था। कैलकुलेट कर लीजिए अल्फा, आंसर विल बी डन। क्लियर है? ये क्या है? ये कुछ नहीं, 100/100 माइनस अल्फा इज नथिंग बट ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स ना, कंपेयर ही करा है। उसने पूछा है ना किसी भी टाइम, उसने क्या पूछा था आपसे कि थीटा परसेंटेज हाइड्रोलिसिस पूछा था ना, बता दो कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी जब आपका थीटा टी 5% होगा। तो ये वही बता रहा है। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के नाम से जानते थे ना, कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई जब आपका थीटा टी 5% है। अल्फा निकाल लो, आंसर। डाउट हो तो पूछ लो, 2 सेकंड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आप बात करोगे वो आप बात करोगे कोलिजन थ्योरी की। क्या बोलती है कोलिजन थ्योरी, तो पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। अ केमिकल रिएक्शन happens when the molecules of the reactant collide with each other। देखो, लेट्स से आपने 2A गिव्स A2 बनाया, ठीक है? 2A रिएक्टेंट जो थे उन्होंने आपस में कोलाइड करके A2 बनाया। यही कुछ कोलिजन थ्योरी इसी के आसपास घूमती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किस हिसाब से बनता है ये बताया था थोड़ा बहुत कोलिजन थ्योरी। क्या होता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में जब कोलाइड करते हैं तो रिएक्शन होती है और तभी प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल मिलता है। अगर वो दोनों आपस में कोलाइड ना करते तो हमें भी प्रोडक्ट नहीं मिलता। भाई जैसे ये ए है, ये ए है, ये दोनों जब आपस में कोलाइड करेंगे तभी मुझे ए टू मिलेगा। अगर यहाँ ए और यहाँ ए मार दूं कि ये इधर जा रहा है, नहीं ये इधर जा रहा है, तो ये दोनों आपस में कभी कोलाइड नहीं करते, तो ये प्रोडक्ट हमें कभी भी नहीं मिलता। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी रिएक्शन हमेशा कोलिजन की वजह से ही आगे बढ़ती है। जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो हमें प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल मिलता है। लेट्स से मान लो ये एक रिएक्शन है जो मैंने आपके आगे लिखी हुई है, 2A गिव्स A2, ठीक है? तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करके एक प्रोडक्ट दे दिया A2 नाम का। लेट्स से इधर से A आया, इधर से भी A आया, इन दोनों ने आपस में टकरा के A2 दे दिया। लेट्स से इधर से A आया, इधर से B आया, इन दोनों ने आपस में टकरा के AB दे दिया। ठीक, लेकिन ये थ्योरी क्या बोलती है कि नॉट
all the collisions produces product. Only the fraction of collision will give us the product molecule. ये यूं बोलती है कि मान लो आपने 100 ए के और 100 बी के लिए, आपके पास 100 ए के मॉलिक्यूल है, 100 बी के मॉलिक्यूल है, तो ये बोलती है कि ऐसा नहीं है कि 100 के 100 आपस में टकरा देंगे और मुझे 100 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इन 100 में से लेट्स से 1/3 टकराते हैं, और वो 1/3 टकरा के ही जो मुझे प्रोडक्ट मिलता है वो भी 1/3 ही होता है। 2/3 तो आपस में टकराते ही नहीं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल आपस में टकरा के प्रोडक्ट दे पाते हैं उसी कोलिजन को आप इफेक्टिव कोलिजन बोलते हो। अगर मॉलिक्यूल टकराए लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं दे पाए या मॉलिक्यूल टकराए ही नहीं, तो उस टाइप के कोलिजन को आप इफेक्टिव कोलिजन का नाम नहीं दोगे, या फिर इनडायरेक्टली बोलें तो उसे आप बोलते हो अनइफेक्टिव कोलिजन। समझ में आया? अगर मॉलिक्यूल आपस में टकरा के प्रोडक्ट दे रहे हैं तो ही वो कोलिजन इफेक्टिव होगा, और सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते, बहुत कम कोलिजन इफेक्टिव होते हैं। अगर मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, तो भी अनइफेक्टिव कोलिजन। अगर मॉलिक्यूल टकरा नहीं रहे तो भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, देन इट इज ऑल्सो एन अनइफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव सिर्फ तभी बोला जाएगा जब दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा के प्रोडक्ट दे पाए। यहाँ तक लिख लिया हो तो आगे बढ़े। तो कहाँ था मैं? हाँ जी, कौन सा कोलिजन इफेक्टिव है और कौन सा अनइफेक्टिव है, ये डिसाइड करने का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले लिखिए, ओनली दोज collisions only those collisions are effective in producing product molecule which satisfies the criteria of energy of activation and specific orientation of the molecule before collision। कहने का मेरा मतलब ये, सिर्फ वही एटम आपस में टकरा के प्रोडक्ट दे पाएंगे जो एनर्जी और एंगल दोनों का क्राइटेरिया फॉलो करते हो। जिसकी एनर्जी भी अच्छी हो वही आपस में टकरा के एक दूसरे के बॉन्ड तोड़ के आपस में बॉन्ड बना के प्रोडक्ट बना पाएंगे, और वही लोग आपस में प्रोडक्ट बना पाएंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा हो प्लस उनका कोलिजन यानी कि एंगल ऑफ कोलिजन भी बहुत बढ़िया हो। इनडायरेक्टली जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझिए। कहने का मेरा मतलब दो शब्दों में बस इतना है कि अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आपकी एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए और आपका एंगल भी परफेक्ट होना चाहिए। समझो, लेट्स से ये कार है, ठीक है, और ये दूसरी कार है। ये रहे उनके ड्राइवर। इन लोगों के आया मन में कि इनको परलोक सिधारना है। ठीक है, ये जिंदगी से तृप्त हो चुके थे और इनको जाना था भगवान के पास, मुक्ति पानी थी। तो इन्होंने सोचा यार क्या करें, जो इन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना आपस में गाड़ियां बढ़ा देते हैं। अब इसके लिए दो तीन क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है। पहली बात,
अगर ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा होगा और ये भी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा होगा और ये हेड ऑन कोलिजन करें, क्या दोनों मर जाएंगे? नहीं। क्यों? एनर्जी कम है। तो इन्होंने सोचा स्पीड बढ़ा देते हैं। अब ये 200 से हो गए 200 किलोमीटर पर आवर और ये भी हो गए 200 किलोमीटर पर आवर। अब इनके पास एनर्जी बहुत है, लेकिन ये क्या हुए, गधों ने एंड टाइम पे फैसला पलट दिया और इसने भाई साहब लेफ्ट साइड पे गाड़ी घुमा ली, ने इसने राइट साइड पे गाड़ी घुमा ली। तो अब की बार इनके पास एनर्जी तो मस्त बहुत थी, लेकिन एंगल घटिया था। तो क्या अब भी मरेंगे? क्या नहीं। 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब जा रहे थे तो एनर्जी उतनी सफिशिएंट नहीं थी, एंगल परफेक्ट था, नहीं मरे। जब इन्होंने एनर्जी बढ़ाई, अगर एंगल इम्परफेक्ट है तो भी नहीं मरे। इनके साइड ग्लासेस टकरा गए, बस वो टूट गया, इनके कुछ नहीं हुआ। तीसरी वाली में इन्होंने बोला ले यार अब बस बहुत हो गई। वापस से इन्होंने 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ली दोनों ने। अब की बार ये दोनों हेड ऑन भी टकराए। कहने का मतलब एनर्जी भी ज्यादा है, एंगल भी परफेक्ट है, अब जाके ये आराम से ऊपर वाले के पास जा सकते। कहने का मेरा मतलब ये है, दो एटम्स के आपस में टकराने के लिए उनकी एनर्जी और एंगल दोनों मैटर करते हैं। एनर्जी कम होगी तो ना तो आपस के बॉन्ड तोड़ पाएंगे, ना सामने वाले से बॉन्ड बना पाएंगे। अगर एंगल बेकार होगा तो एनर्जी का क्या मैं अचार डालूं? अरे ऊपर से गया और एक नीचे से गया, टकराएंगे ही नहीं तो काहेंगे एटम्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। तो एटम्स के टकरा के प्रोडक्ट देने के लिए एनर्जी और स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। समझ में आया पॉइंट? तो आगे बढ़े। अगला लिखिए, क्राइटेरिया फॉर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसमें लिखें द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल should possess some minimum value of energy such that after collision, partial bond breaking and bond formation happens simultaneously. Such that, such state is called transition state or activated complex. And we get the desired molecule. आगे लिखेंगे द मिनिमम एनर्जी। ये वाली चीज मैं बस अभी लिखवा रहा हूँ, समझा मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा क्योंकि समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे, अभी बस नोट डाउन कर लीजिए। द मिनिमम एनर्जी POSSESSED possessed by the molecule before collision such that
activated complex formation takes place, इतना लिखिए। तो इसके बाद क्या लिखेंगे? such that activated complex formation takes place is called threshold energy और पैरा चेंज करके लिखना द एनर्जी possessed POSSED by the reactant molecules taken initially is called normal energy। अब उसमें एक ये डायग्राम बना लेना, अगर समय पे बना लोगे 2-4 मिनट रह गए तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा बहुत, वरना अपन नेक्स्ट क्लास में बात करें। ये डिपेंड आप पे है, आप कितनी देर में कंप्लीट करते हैं। ए प्लस बी, ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी है वो है ई ए, ये है मेरी नॉर्मल एनर्जी, और ये है डेल्टा एच। इट इज नेगेटिव हियर ऑब्वियसली। हो जाए ये जो स्टेट है मेरी, ये स्टेट कहला जाती है ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट। जो ग्राफ है वो किसके बीच में? पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, पहले लिख लो फिर बात करते हैं। 3 मिनट है अभी, आप लोग समझ सकते हैं। देखिए सीन क्या है, ए प्लस बी आपस में रिएक्ट करके ए भी दे रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि सारे रिएक्टेंट आपस में नहीं टकराते, किसी के एंगल में गड़बड़ हो जाती है, किसी के एनर्जी में गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दोनों में परफेक्ट होते हैं, मतलब उनकी एनर्जी भी परफेक्ट होती है न उनका एंगल भी परफेक्ट होता है। तो वही ऐसे होते हैं जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल सकते हैं और उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिलता है। समझ में आया? तो लेट्स से ए और बी आपके रिएक्टेंट थे और उन रिएक्टेंट की नॉर्मल एनर्जी ये थी। आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो बना ए बी, वो रहा ये। अब इस ए प्लस बी से ए बी जाने के लिए आपको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी। इस ए प्लस बी से ए बी जाने के लिए आपको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी, और उसी मिनिमम एनर्जी को आप क्या बोलते हो? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ए प्लस बी से ए बी जाने के लिए आपको एक स्टेट क्रॉस करनी पड़ेगी जिसको आप बोलते हो ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट। अब बात आ जाती है यहां से लेके यहां तक लेके इसको जाएगा कौन? हम लेके जाएंगे बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी। आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करके यहां से लेके यहां तक लेके जाते हो। एक बार अगर एटम्स यहाँ पे पहुंच गया तो उसके बाद तो वो प्रोडक्ट बना ही लेगा। लेकिन अगर कोई भी दो एटम्स ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस नहीं कर पाए तो वो एटम्स कभी भी आपस में मिलके प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। बोलो इतनी बात समझ में आती है? मॉलिक्यूल को नॉर्मल स्टेज, इसको आप जो बोलते हो एनर्जी को, वो होती है नॉर्मल एनर्जी। मॉलिक्यूल को नॉर्मल एनर्जी से ट्रांजिशन तक हम पहुंचाते हैं। वो एनर्जी को पहुंचाने के लिए, मतलब ये नॉर्मल एनर्जी से ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी एनर्जी को आप क्या बोलते हो? उसी गैप को आप क्या बोलते हो? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? नॉर्मल एनर्जी से ट्रांजिशन एनर्जी तक पहुंचाने के लिए आपको उस केस में जो एनर्जी देनी पड़ती है वो चीज कहलाई जाती है एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में आई क्या?
ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है थ्रेशोल्ड एनर्जी का। ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है थ्रेशोल्ड एनर्जी का। अगर कम से कम मॉलिक्यूल के पास इतना एनर्जी होगा तभी वो हमें प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल देगा। इतनी बात समझ में आई? अगर मॉलिक्यूल के पास कम से कम इतनी एनर्जी होगी तभी वो मुझे प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल दे पाएगा, अदरवाइज नहीं। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।